जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपके लिए हमारे भूगोल की श्रृंखला में आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम होगा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। टॉपिक बहुत विस्तृत है, लेकिन इसको बहुत कम समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल रेटलिंग आईएएस पर लगातार बने रहें। इस पर सभी परीक्षाओं के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, जो आपके बहुत उपयोगी होंगे परीक्षा में। चलिए जानते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी बात करेंगे एटमॉस्फेयर होता क्या है, एटमॉस्फेयर किसका बना है, एटमॉस्फेयर कहां है। इन सभी चीजों को जानेंगे, तब पता चलेगा कि प्रश्न कैसे आते हैं और प्रश्न कैसे हल होते हैं। चलिए भाई देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहले जानेंगे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल किसे कहा जाता है। बहुत ध्यान समझना है, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से खत्म करेंगे इसको। यानी वायुमंडल, बहुत ध्यान समझना। ये चित्र बना पृथ्वी। अब मैं कह सकता हूं पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के भंडार को, किसके भंडार को साथियों, गैसों के भंडार को हम क्या बोल सकते हैं, वायुमंडल। यानी आपसे पूछे कोई कि वायुमंडल क्या होगा, तो आप आंसर करें पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का विशाल भंडार देखने को मिलेगा, हम उसे किसके नाम से जानेंगे, वायुमंडल के नाम से। अब वायुमंडल का फायदा क्या होता है, हमको ध्यान समझना। यानी मान लीजिए सन है, सन। अब हमारी पृथ्वी पर एनर्जी कहां से आती है, सन से। लाइट भी कहां से आती है, सन से। तो बात क्या होती है परीक्षा में, आपसे पूछेगा पृथ्वी का औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान कितना है और किस वजह से बना है। किस वजह से बना हुआ है। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। यानी प्रकाश कहां से आता है, सन से आता है। तो ये वायुमंडल को पार करके कहां जाता है, पृथ्वी के पास आता है, सरफेस से टकराता है, फिर ये वापस निकल के जाता है। वापस निकल के जाते समय वायुमंडल इसको कुछ रोकने का प्रयास करता है। तो उसी वजह से हमारा एवरेज टेम्परेचर कितना बना रहता है पृथ्वी साथियों, तो आंसर होगा 15 डिग्री सेल्सियस। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा पृथ्वी का एवरेज तापमान कितना है, तो आंसर होगा 15 डिग्री सेल्सियस। अगर वायुमंडल ना होता तो जितना प्रकाश आ रहा है उतना ही टकरा कर वापस होके चला जाता और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं होती। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब वायुमंडल किसे कहेंगे, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले विशाल हवाओं के भंडार को हम किसके नाम जानेंगे, वायुमंडल। अब वायुमंडल में गैसों की मात्रा के आधार पर देखेंगे, यानी गैसें तो इसमें कई मिलेंगी। अब गैसें कौन कौन सी होंगी, कहां से आई होंगी, देखिए ध्यान से। अगर वायुमंडल को देखोगे तो आपको इस लेयर के रूप में मिलेगा, अलग अलग लेयर देखने को मिलेंगी। आगे पढ़ाऊंगा सभी लेयर के बारे में आपको। सबसे पहले एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर एक साइड में दिखा दिया गया है। अब लेयर देख लीजिए, किसकी लेयर पाई जा रही है, वायुमंडल की। चलिए अगली इमेज में देखेंगे, वापस आकर फिर समझेंगे इसको। गैसों की मात्रा कितना है, यानी हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। कितना परसेंट, 78.8%। लेकिन आप 78 याद रखें तो काम हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जा रही है 20.95%। उसके बाद ऑर्गन पाई जाती है 0.93%। पूछता है परीक्षा में, यानी ऑर्गन गैस की मात्रा कितनी है, तो 0.93%। उसके बाद CO2 0.03%, नियॉन 0.002%, हीलियम 0.5%, क्रिप्टॉन 0.001%, जिनॉन 0.00009%, हाइड्रोजन 0.00005%। साथियों ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है
कि जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बताइए, ऑक्सीजन की बताइए, आर्गन की बताइए या कार्बन डाइऑक्साइड की बताइए, तो आपसे किसी की मात्रा पूछे आप बताने में साथियों समर्थ होंगे। अब अगली बात आती है वायुमंडल की परतें, यानी कौन कौन सी परत होती है वायुमंडल में, वायुमंडल की कितनी परत होती है, ध्यान से समझना। सबसे पहले पृथ्वी से चलेंगे, यानी यहां बना लेते हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का विशाल भंडार है, हम उसको किसके नाम जानते हैं, तो आंसर था वायुमंडल। अब वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर है, तो इधर ध्यान समझना, ऐसे इसकी लेयर मिलेंगी, ऐसे इसकी लेयर मिलेंगे आपको। सबसे पहले कौन सी लेयर है, क्षोभ मंडल, पीछे आपको इमेज में दिखा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं लीजिए। उसके बाद है समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरा है मध्य मंडल, मीजोस्फीयर कहते हैं अंग्रेजी में। चौथा है आयन मंडल। पांचवा है बाह्य मंडल, पांचवा बाह्य मंडल। पांचवा कौन सा है साथियों, बाह्य मंडल। यानी अब पृथ्वी के इसको चारों बनाओगे तो इस ए में इस तरह तैयार हो जाएगी। यानी पृथ्वी के चारों कौन सा, सबसे पहले कौन सी लेयर मिलेगी, तो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर मिलेगा सबसे पहले। उसके बाद दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगी, तीसरा मेसोस्फीयर मिलेगी, चौथा आयनोस्फीयर मिलेगी और पांचवा एक्सोस्फीयर मिलेगी। चलिए इमेज में देख लेते हैं, एक बार वापस जाकर एक बार इमेज में देख लेते हैं। देखो ध्यान से, ये हमारी पृथ्वी है, इस पर सबसे पहले लेयर कौन सी मिल रही है, ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर। इसमें देख लीजिए, इसमें भी यही नाम मिलेंगे सेम आपको। चलिए आगे चलते हैं, मैं भी आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। यानी पृथ्वी पर तापमान घटना और तापमान बढ़ना वो किस तरह होता है, इसको बहुत ध्यान समझना, आपको आगे चल के दिक्कत देगा। सबसे पहले कौन सी परत है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। तो इसको ध्यान समझना, यानी इसे कैसे कह सकता हूं मैं, वायुमंडल की पहली परत है, पहली परत है, ये पॉइंट बना सकता हूं मैं। अब साथी यहां बना लीजिए इसको, ये वो हमारा पृथ्वी, इसके चारों ओर कौन सी लेयर मिलेगी, सबसे पहले क्षोभ मंडल। कौन सी साथियों, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। अब ध्यान से एक बात समझना, यानी अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो एक बात समझना बहुत ध्यान से, पृथ्वी के पास दो पोल होते हैं, एक पोल ये रहेगा और एक पोल यहां रहेगा, और बीच में कौन सी लाइन होती है, इक्वेटर लाइन। मैं लिख देता हूं, ध्रुव कहते हैं इसको, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन अंग्रेजी में, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, इसको भी ध्रुव लिख देता हूं, पोल। अब ध्यान समझना साथियों, यानी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि क्षोभ मंडल ये ट्रोपोस्फीयर है, अब इसमें सबसे ज्यादा ऊंचाई क्या ध्रुव के पास होगी या क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा के पास होगी, यानी इक्वेटर लाइन के पास होगी। तो साथियों समझना, इसकी इक्वेटर लाइन से ऊंचाई जो रहेगी, इक्वेटर से ऊंचाई जो रहेगी वो रहेगी 18 किलोमीटर तक, और पोल से जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 8 किलोमीटर। बहुत ध्यान की बात है साथियों, यानी जो ट्रोपोस्फीयर होता है वो ध्रुवों से कितना किलोमीटर ऊपर तक मिलेगा, तो आंसर होगा 8 किलोमीटर। जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा से कितनी होगी, तो आंसर होगा 18 किलोमीटर। चलिए एक बात और समझ लेते हैं, यानी साथियों अब एक बात ध्यान सुनना, यानी अगर मैं ये पृथ्वी दोबारा बना देता हूं छोटा सा, अगर मैं पृथ्वी से ऊपर जाऊंगा, ध्यान से सिंबल से बता रहा हूं, पृथ्वी से ऊपर जाऊंगा तो मेरे भाई इधर टेम्परेचर का लिख देता हूं T, तो टेम्परेचर घटेगा। यानी अगर मैं 165 मीटर, दोबारा ध्यान से देखना, 165 मीटर, बहुत ध्यान की बात है साथी, 165 मीटर मैं ऊपर गया, कहां गया, ऊपर, तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो साथियों आंसर होगा 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। यानी अगर हम सरफेस से ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होगा, अगर हम सरफेस के नीचे जाएंगे 32 मीटर पर, कितना 32 मीटर पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा साथियों। बहुत ध्यान की बात है, अगर हम सरफेस से ऊपर जाएंगे तो तापमान घटता है और अगर सरफेस के अंदर जाएंगे तो तापमान बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसी गैस होती है? गर्म गैस। चलिए इसको ध्यान से रखना भाई, ये पेपर का प्रश्न है। यानी पूछेगा कितने मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, तो सतह से 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो तापमान घटता है, और अगर सरफेस के अंदर जाएंगे 32 मीटर तो तापमान बढ़ता है। चलिए अगला बात समझिए। यानी वायुमंडल इक्वेटर लाइन पर कितना किलोमीटर होगा? 18 किलोमीटर, और पोल पर कितना होगा? 8 किलोमीटर। अब मैं बात करूं आपसे जो है समताप मंडल के विषय में और बात करूं। यानी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश आना, बारिश कौन सी लेयर में आती है सबसे ज्यादा? क्योंकि इसकी ऊंचाई इक्वेटर पर 18 किलोमीटर है और पोल पर 8 किलोमीटर है, जबकि बारिश की ऊंचाई या तो 1000 मीटर होती है या 2000 मीटर होती है। मैक्सिमम बादल की ऊंचाई 5000 मीटर होती है। तो मेरे भाई सभी के सभी बादल लगभग किसमें बनेंगे? तो आंसर होगा ट्रोपोस्फियर में बनेंगे। मौसम खराब होना, जैसे बिजली कड़कना, अब बिजली भी कड़केगी, लाइटिंग होगी, वो भी कौन सी लेयर में होगी? क्षोभ मंडल में होगी। यह प्रश्न आगे मैं आपको कराऊंगा, सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए, मैं इन प्रश्नों को दोबारा से करा दूंगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सभी मौसमी घटनाएं कौन सी लेयर में होती हैं? तो आंसर होगा क्षोभ मंडल में। चलिए दूसरी लेयर देखते हैं, बहुत आसान भाषा में कराया आपको, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा है समताप मंडल, यानी वायुमंडल की दूसरी परत। सबसे पहले दूसरी परत, वायुमंडल की कौन सी परत है ये? तो वायुमंडल की दूसरी परत है। अब इसकी जो ऊंचाई होगी वो 18 किलोमीटर से तो ऊपर रहेगी, किस पर? विषुवत रेखा पर, और 8 किलोमीटर से ऊपर रहेगी कहां पर? पोल पर। तो मेरे भाई इसमें से जो प्रश्न आता है वो प्रश्न ये होता है कि जितने भी वायुयान होते हैं, वायुयान यानी क्योंकि ये लंबी दूरी के होते हैं, जितने भी वायुयान होते हैं वो कौन सी लेयर में उड़ाए जाते हैं? तो आंसर होगा समताप मंडल। क्यों उड़ाए जाते हैं भाई इसमें? समताप मंडल में इसलिए उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहां पर मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। रेयर कैसे कभी हो जाए लेकिन बहुत कम चांस है। तो इसीलिए जो वायुयान चालक होता है उसको वायुयान उड़ाना कहां पसंद होता है? तो आंसर होगा समताप मंडल। चलिए इमेज में दिखा देता हूं आपको, इमेज में सब मिल जाएगा आपको भाई, बहुत ध्यान की बात है। देखिए यानी ये देखो एयरक्राफ्ट लिखा हुआ है, ये एयरक्राफ्ट है, कौन सी लेयर में उड़ रहा है? स्ट्रेटोस्फीयर में। यहां पर होगा, देखो ध्यान से, ये अभी जो है लैंड करने के लिए आ रहा है, लेकिन आ किधर से रहा है? तो स्ट्रेटोस्फीयर से आ रहा है। तो यानी कोई भी एरोप्लेन लंबी दूरी उड़ेगा तो कौन सी लेयर में उड़ेगा साथियों? तो इसका सही आंसर होगा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। बहुत ध्यान की बात होती है भाई, ये समझना बहुत जरूरी है इसका। यानी एरोप्लेन उड़ाने के लिए कौन सी परत बहुत जो ठीक है? तो आंसर होगा समताप मंडल। चलिए मैं आपसे एक और बात करता हूं ओजोन गैस के बारे में। ओजोन गैस यानी जो ओजोन गैस की मात्रा मिलती है वो भी कौन सी लेयर मिलती है मेरे भाई? स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में। ओजोन गैस यहां समझना ध्यान से, मैं दोबारा बनाता हूं एक चित्र आपके लिए। सबसे पहले कौन सा है? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। दूसरा कौन सा है? समताप मंडल, समताप मंडल। तो मेरे भाई होता क्या है, इसमें एक गैस पाई जाती है, इधर देखना ध्यान से, ऐसे करके, उसको कहते हैं कौन सी गैस? ओजोन गैस। यानी ये ओजोन गैस क्या करती है? सूर्य से जितनी भी यूवी रेज, कौन सी? यूवी रेज पृथ्वी की ओर आती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है यानी सोख लेती है। अगर ओजोन गैस नहीं होगी तो जितनी भी यूवी रेज होंगी या पराबैंगनी किरणें, हिंदी में बात करोगे मेरे भाई, इसको कहते हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी
किरण है। तो अगर यूवी रेज नहीं होंगी तो पराबैंगनी किरण सीधी कहां आएंगी? पृथ्वी पर आएंगी। तो पृथ्वी पर इनसे एक समस्या बढ़ेगी जिसका नाम होता है त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर होता है भाई, त्वचा कैंसर। यानी ओजोन गैस क्या करती है हमारे लिए? तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कही जाती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस। क्यों कही जाती है? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ये गैस नहीं होगी, ये गैस नहीं होगी तो पृथ्वी पर कौन सी बीमारी बढ़ जाएगी? त्वचा कैंसर। चलिए और जान लेते हैं इसके विषय में। अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो वायुमंडल के कण दूर दूर हो जाएंगे। तो जो ओजोन गैस के कण दूर दूर हो गए तो ये एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं रहेगी। जब सक्षम नहीं रहेगी तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगली लेयर है मध्यमंडल, यानी वायुमंडल की तीसरी लेयर किसे कहा जाता है? तीसरी परत किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा मध्यमंडल। अब इसके बाद मध्यमंडल का एक ही प्रश्न पेपर में आता है, यानी ऐसा कौन सा लेयर है? देखिए मैं इधर बनाता हूं पृथ्वी, हर जगह इमेज बना के पढ़ा रहा हूं भाई, आपको परीक्षा में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये मान लीजिए सूर्य, देख रहे ध्यान से, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी, चौथी, लेकिन हमें बहुत कम समय में बात पढ़नी है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल। तो मेरे भाई एक बात समझना ध्यान से, अब बहुत जरूरी बात है समझने के लिए, आपकी समझ में आनी चाहिए बात। यानी अभी क्या होगा, सूर्य से वेव्स निकलेंगी तो गर्म तापमान सूर्य से आएगा। अब पृथ्वी क्या करते हैं? पृथ्वी तापमान को रखती नहीं बिल्कुल, ये भी क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। तो मेरे भाई मैंने भी पढ़ा था कि एवरेज टेम्परेचर वायुमंडल की वजह से रुका हुआ है। तो ये होता क्या है? मध्यमंडल एक ऐसी परत है, मध्यमंडल एक ऐसी परत है जिसका तापमान माइनस में 100 डिग्री सेल्सियस माइनस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पूछा जाएगा, यानी वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसका तापमान हमेशा माइनस में रहता है? तो आंसर होगा मध्यमंडल। बहुत सी बुकों में 100 मिलता है, बहुत सी में 95 मिलता है, लेकिन आप 100 पर मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी यहां तक रहेगा तो तापमान गिरता नहीं है, क्योंकि यहां पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश है रिफ्लेक्ट होकर जाता है, वो गर्म लगता है। लेकिन पूछेगा ऐसी कौन सी परत है इसमें तापमान एक साथ गिर जाता है? तो आंसर होगा मध्यमंडल। चलिए अगला देखते हैं। सभी प्रश्न ले रहा हूं जो पेपर में आ रहे हैं। आयन मंडल, ये भाई चौथी परत है। कौन सी परत है मेरे भाई? चौथी परत है। चलिए ध्यान से समझना एक एक बात। वायुमंडल की चौथी परत कौन सी होती है? तो आंसर होगा कौन सी होगी? आयन मंडल। अब इसमें बहुत ध्यान की बात है, बहुत ध्यान समझना। आयन मंडल किस लिए बहुत प्रसिद्ध है? यानी सबसे पहले होता क्या है, जितने भी, ऐसे बना लो दोबारा से, जितना ज्यादा मैप बनाओगे ज्योग्राफी में उतने ज्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी आपकी। जितने भी उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड मेरे भाई इसको मेट्रॉइड कहते हैं अंग्रेजी में, जितने भी उल्का पिंड आते हैं तो वो कौन सी परत में जलकर समाप्त हो जाते हैं? तो आंसर होगा आयन मंडल। यानी आयन मंडल में होता क्या है, जितने भी उल्का पिंड आएंगे कहां? पृथ्वी की ओर, तो आयन मंडल में जल के ये राख हो जाते हैं। आप आए दिन सुनोगे उल्का पिंड आ रहा है पृथ्वी की ओर, लेकिन आता नहीं है, कहां चला जाता है? तो आंसर होगा वो ऊपर से ऊपर जलकर राख हो जाता है। चलिए अगला इसमें एक पॉइंट और देखते हैं। जितने भी सैटेलाइट होते हैं, कृत्रिम उपग्रह, जितने भी कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो कौन सी लेयर में स्टेबलिश किए जाते हैं? तो आंसर होगा आयन मंडल। यानी अब मैं बात करूं आपसे, यानी रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स जो होती है वो कहां से लौट कर आती हैं? तो आंसर होगा आयन मंडल से। यानी जितना भी, जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारा कॉल उधर जा रहा है, उधर से कॉल उधर आ रहा है, तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है? रेडियो वेव्स के द्वारा। तो रेडियो वेव्स कहां से ट्रांसफर होकर आती हैं? तो आंसर होगा मेरे भाई आयन मंडल।
थोड़ा स्पीड में इसलिए ले रहा हूं कि कम समय में ज्यादा बातें क्लियर हो जाएं। चलिए एक बार इमेज बैक में दिखाता हूं आपको। इमेजों से बहुत अच्छा क्लियर होगा, आपका हमेशा क्लियर रहेगा भाई, कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। देखो ध्यान से, यानी ये आपको दिखाया गया एरोप्लेन, ये उड़ रहा है, तो ये कौन सी लेयर में उड़ रहा है मेरे भाई? स्ट्रेटोस्फीयर में। अब इसका देखना ध्यान से, ये सैटेलाइट है, यानी आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं वो कहां स्टेब्लिश हैं? तो थर्मोस्फीयर बोल दो या आइनोस्फीयर बोल दो। आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर। तो ध्यान समझना, यानी जितने भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, वो कहां स्टेब्लिश होते हैं? तो आंसर होगा मेरे भाई थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर। चलिए इमेज देख ले ध्यान से। जैसे उल्कापिंड आ रहे हैं, ये इधर आ गए, लेकिन इधर से ये एकदम आते दिखाई देंगे तो ये यहीं जलकर राख हो जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लास्ट परत बची हमारी, जो परीक्षा में प्रश्न ला के दे गई और हम उन्हें सही कर देंगे। चलिए, वायुमंडल, यानी वायुमंडल की सबसे अंतिम परत, वायुमंडल की सबसे अंतिम परत कौन सी होती है भाई? सबसे लास्ट लेयर कौन सी? एक्सोस्फीयर। यानी वायुमंडल की सबसे अंतिम परत कौन सी होती है? जो बोलेंगे एक्सोस्फीयर। इसकी ऊंचाई जो होती है वो 600 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस मंडल में जाकर लगभग गैसों की मात्रा समाप्त हो जाती है और इसके बाद कौन प्रारंभ हो जाता है? तो इसके बाद स्पेस प्रारंभ हो जाता है। जितने भी रॉकेट होते हैं सब किस परत को पार करके स्पेस में प्रारंभ करते हैं? तो आपको आंसर देना है बाह्य मंडल। आपको रॉकेट एक बार चलता हुआ दिखाई देता हूं, जिससे आपको परीक्षा में कोई भी प्रश्न दिक्कत ना दे। यानी इमेजों से ज्यादा याद रहेगा मेरे भाई पढ़ने की तुलना में। बहुत ध्यान से पढ़ा करो। देखो, ये रॉकेट जो जा रहा है, ये किस लेयर को पार करके जा रहा है? एक्सोस्फीयर को। जैसे ये जाएगा तो एक्सोस्फीयर को पार कर देगा। तो रॉकेट के द्वारा पार की जाने वाली वायुमंडल की अंतिम परत कौन सी होती है? आंसर होगा एक्सोस्फीयर। चलिए और देखते हैं इसके विषय में। एक भी बात ऐसी नहीं रहेगी मेरे भाई जो आपसे परीक्षा में पूछे और आपसे हल ना हो। बहुत ध्यान की बात है ये। चलिए, बहुत ध्यान की बात है, एक एक बात को बहुत ध्यान समझना। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आपसे नहीं आता हो, बिल्कुल एक भी प्रश्न नहीं रहना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्टैटिक को मैंने इसमें जुड़वा दिया है। देखो पहला पॉइंट, स्कोरर फैक्ट्स का नाम दिया इसका मैंने इसलिए क्योंकि ये प्रश्न सीधे पेपर में आएंगे और आप सभी को सही करने भाई। देखिए पहला पॉइंट, वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन, यानी वायुमंडल की जो ऊपरी परत होती है उसके अध्ययन क्या कहते हैं? वायु विज्ञान यानी एरोलॉजी। वायुमंडल की निचली परत का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऋतुमंडल यानी मेट्रोलॉजी, जिसको आप मौसम का भी अध्ययन कहते हैं। आकाश का रंग नीला होने का कारण बताइए। आकाश का जो नीला रंग है उसका नीला क्यों है? ये कारण क्या होता है? तो आंसर देना मेरे भाई प्रकाश का प्रकीर्ण। बहुत जल्दी आपके लिए साइंस की सीरीज आ रही है, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं इसका आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। इंग्लिश में बोलोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं मेरे भाई इसको। चलिए, धरातल के प्रति इकाई क्षेत्र में वायु द्वारा डाला गया दाब या भार, उसको क्या कहेंगे हम? तो वायुमंडलीय दाब, एयर प्रेशर कहते हैं भाई इसको। चलिए, वायु दाब की इकाई क्या होती है? मिलीबार। वायु दाब को मापने का यंत्र कौन सा होता है मेरे भाई? बैरोमीटर। सर्वाधिक वायु दाब वाला स्थान कौन सा है? सागर तल। सबसे ज्यादा एयर प्रेशर कहां होता है? तो सागर के तल में। चलिए अगला देखते हैं, गैसों के अलावा वायुमंडल में उपस्थित अन्य अवयव क्या हैं? यानी जलवाष्प और धूल के कण भी कहां देखने को मिलेंगे आपको? वायुमंडल में। पूछा जा रहा है, ये सभी आए हुए प्रश्न रखवाए मैंने आपके लिए। वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस कौन सी है? जलवाष्प।
यानी इसका कोई वितरण का लेवल नहीं होता है। सूर्योदय बहुत बार पूछता है, सूर्योदय, सूर्यास्त, मेघ तथा इंद्रधनुष के विभिन्न रंग बिखेरने का कारण क्या होता है? धूलकण। यानी जब तक प्रकाश धूलकण से नहीं टकराएगा तब तक कोई कलर नहीं ले पाएगा। चलिए, वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास कराने वाली गैस कौन सी होती है? आंसर होगा नाइट्रोजन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करने वाली कौन सी गैस है? यानी अन्य पदार्थों के साथ गैस मिलेगी और फिर जलेगी, कौन सा आंसर होगा मेरे भाई? ऑक्सीजन। वायुमंडल में उपस्थित सबसे भारी गैस, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होगी भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट देखिए, पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण करने वाली गैस, यानी पेड़ पौधों को जो प्रोटीन देने वाली गैस है वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। एक एक प्रश्न मैंने आपके लिए ले लिया इसमें, अभी इसमें मेरे को और भी बहुत पढ़ाना है। यानी जैसे हवाएं चलती दुनिया में, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, वो हवाएं कैसे चलती हैं, या जो सौर ताप क्या होता है, इंसुलेशन क्या होता है। अभी वायुमंडल में लगभग परतों का अध्ययन आपने कर लिया है, या वायुमंडल से संबंधित जो प्रश्न थे उनको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। वायुमंडल होता क्या है वो मैंने ऐड कर लिया है। वायुमंडल संबंधित आपकी परीक्षा में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, मैंने उन सभी एग्जाम्पलों को भी इसमें ऐड कर लिया है। तो मेरे भाई, वायुमंडल की लगभग बात समाप्त हो रही है, लेकिन जितनी भी बात अभी बची हैं, या हवाओं के नाम हो, या हवाओं के क्षेत्र हो, या हवाओं का बनने कारण हो, या जो भी बात होगी वायुमंडल की, वो अभी मैं अगले पार्ट में लेकर आऊंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला मैंने आपके लिए स्टार्ट की है, जिसका नाम है भूगोल पर प्रहार। इस सीरीज से आप लगातार जुड़े रहिए। शाम को हमारा एनटीपीसी का लाइव प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ा करो, जिससे आपके एनटीपीसी एक नंबर नहीं कटने दूंगा भाई। जीएस में एक नंबर नहीं काट सकता आपके कोई। चलिए, सुबह करंट की क्लास चलती है 7 से 8, करंट में एक भी क्वेश्चन नहीं काट सकता कोई। आज क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद।